Hello guys, welcome to this video. In this video we'll discuss about the void agreement. Okay, about the concept of void agreement कि एग्रीमेंट जो है कब void हो जाता है या फिर कौन कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि void हो जाता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके, सो इसको अच्छी तरह से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर्टेन एग्रीमेंट्स आर डीम्ड टू बी void. ओके, कुछ एग्रीमेंट जो है वो void माना जाता है. देयर आर एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ये बेसिक में एकदम बेसिकली आपको बता रहा हूं दैट अंडर सेक्शन 2G के अंडर में ये डिफाइन किया गया है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब वो एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है या फिर लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो उसी को हम वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे. ओके, तो यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट का कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं. ठीक है, कि किन किन सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं एग्रीमेंट हैविंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. ये सेक्शन अंडर सेक्शन 23 में बताया गया है दैट कोई भी एग्रीमेंट जिसका कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कोई गलत चीज का तुम एग्रीमेंट कर रहे हो, इलीगल चीज का, या फिर कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल हो, ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा नहीं हो, दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. ओके, सो वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा. एंड दूसरी बात ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन में आ जाती है, क्योंकि ये सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है और ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है. ठीक है, एग्रीमेंट के मतलब कंसिडरेशन के अंडर में आता है. ठीक है ना, कि ये कंसिडरेशन का काइंड ऑफ एक्सेप्शन है. जैसे लव एंड अफेक्शन के अंदर में कुछ चीज़ें अपने किसी को गिफ्ट कर दी, ए ने बी को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बट मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ए ने बी को प्यार प्यार से कुछ दे दिया, ठीक है, तो इसके लिए बी को कंसिडरेशन, या फिर एक ए ने बी को एक लैपटॉप दे दिया प्यार प्यार से, ठीक है, या रिश्तों में जो भी है. अभी बी को क्या जरूरी है ए को पैसा देना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए ने बी को प्यार से ये चीज दिया. ठीक है, तो इसके लिए इसको कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है. ओके, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो आपने किया हो, ओके, विदाउट कंसिडरेशन कि भाई हाँ मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता है. तो दूसरी बात है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, जो है सेक्शन 26 डिफाइन करता है एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वर्ड. ठीक है, अगर कोई भी एग्रीमेंट जो कि एक इंसान को रिस्ट्रेन कर रहा है, इट मीन्स दैट एक इंसान को शादी करने के लिए रोक रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया दैट मैं तुझे 50,000 दूंगा, तू जिंदगी भर में शादी मत करिए. ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होगा. ठीक है, कानून के नजर में ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा. ओके, सो कोई भी एग्रीमेंट जो कि एक इंसान की फ्रीडम ऑफ मैरिज को, ठीक है, छीन लेता है, दैट विल बी वॉइड. ओके, एंड नंबर 3 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ राइट्स. ओके, जैसे कोई भी एग्रीमेंट जो कि बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन एनीवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस इज वॉइड. कोई भी एग्रीमेंट जो कि जैसे ए ने बी के साथ एग्रीमेंट बनाया कि भाई मैं तू ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, फिर भी वो काम लॉफुल है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं लेकिन बी को काम करने नहीं देगा, तो दिस विल बी वॉइड एग्रीमेंट. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं बताऊंगा कि ए बी को कब मना कर सकता है कि तू भाई अभी काम नहीं कर सकता. ठीक है, जैसे सेल ऑफ गुडविल. ओके, मैं ये बताता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, अगर कोई पर्सन ए जो है एग्री करता है बी के साथ कि ए और बी ने जो है ए और बी एग्री किया कि भाई हम एक ही एरिया के अंदर या फिर आमने सामने सेम दुकान या फिर सेम बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा. ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात आती है कि एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्टनरशिप के अंडर में आपने, ठीक है, अगर पार्टनरशिप के अंडर में आपने एग्रीमेंट किया कि जैसे ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, कोई भी पार्टनरशिप एक्ट, इनका जो पार्टनरशिप था, जैसे ए और बी दोनों ने पार्टनरशिप में मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अभी इनका जो पार्टनरशिप डेट या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है वो खत्म होने वाला है, तो अभी ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को बोल सकता है ठीक है भाई मैं अभी यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो तू यहाँ पे मत करना, तो दूसरे जगह पे करना. ओके, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट ये एक्सेप्शन दिया गया है, ये कर सकते हैं. ओके, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड. ओके, कुछ जैसे सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये एक्सेप्शन दिया गया है कि
कुछ रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट के लिए वैलिड होगा इन कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे ए ने बी जो है एम्प्लॉय को कुछ रेस्ट्रिक्शन दे दिया कंपनी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट में कि भाई तुम मेरे कंपनी में काम करते हो तो ये सब चीजें तुम नहीं करोगे। ओके, तो ये भी वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन हो गया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। फर्स्ट क्या है, अंडर पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है जब भी पार्टनरशिप जो है डिसोल्यूशन होने का टाइम आता है तो वो दोनों म्यूचुअली ए और बी जो है म्यूचुअली वो बोल सकता है कि भाई ठीक है हम यहाँ पे दुकान नहीं करेंगे, हम दोनों अलग अलग एरिया में अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही किसी को एग्रीमेंट बना के बोल रहे हैं कि भाई तू आज से मेरे सामने जैसे आपका एक जूस का दुकान है, आप बी को बोल रहे हैं मेरे सामने जूस का दुकान मत लगाइए, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड एग्रीमेंट होगा। ओके, सो नंबर 4, agreement in restraint of legal proceeding. It means that agreement that restrict an enforceable right through the legal proceeding or limit the time within which one may enforce his right or void. जैसे इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे सेक्शन 28 ये बात करते हैं कि एग्रीमेंट आप कर रहे हैं कि भाई तू अपना जो भी राइट्स है वो लीगली इन्फोर्स नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, क्योंकि आप किसी को ये बता नहीं सकते कि तू अपना जो अधिकार है वो नहीं लेगा या फिर वो नहीं दिखाएगा। ये एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको मतलब काइंड ऑफ वायलेट नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद से नंबर 5 हम देखते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट जो होता है दैट आर अनसर्टेन, ओके, आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। ओके, जिसको कुछ एग्रीमेंट होता है जो अनिश्चित होता है, निश्चित करना बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल होता है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। ओके, जैसे उसके बाद नंबर 6 वेजिंग एग्रीमेंट। ओके, वेजिंग एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ wager or void. Okay, wagering agreement are those where two party agree that one will play the other a certain some amount of money or the other consideration on happening or non happening on the future uncertain event. Okay, जैसे ये होता है कि आपने बेट लगाया, ओके, ए ने बी के साथ बेट लगाया एग्रीमेंट में कि भाई ये चीज होगा जो कि फ्यूचर में वो सर्टेन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, ठीक है, उसका निश्चित नहीं है, तो ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें एग्रीमेंट नहीं बना सकते। उसके बाद एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जैसे सेक्शन 56 ये बात करते हैं कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भाई तू मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ तेरे से, तू जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 माले से कूद जाएगा, ठीक है, वो भी बिना पैराशूट के, ऑब्वियसली बंदा क्या मर जाएगा, राइट, सो ये इम्पॉसिबल है काइंड ऑफ, ठीक है, उसके लिए नुकसान होगा, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ओके, वो बंदा अगर ये एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं देन वो बंदा कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट। ओके, सो ये बात मैंने बोल दिया। और एक्सप्लेनेशन जो है वर्ड एग्रीमेंट का, जैसे माइनर एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट मेड अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कॉन्सेंट, ये सब चीजें भी वर्ड एग्रीमेंट के अंडर में आ जाते हैं। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड इस वीडियो में मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया ताकि आप लोग जो भी वर्ड एग्रीमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी सवाल आपके मन में आए ताकि आप उसको फटाक से जवाब दे सकें और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।